हम लोग बात कर रहे थे आपका धारा 162 जो 181 थी उस पर, उसमें उन्होंने कहा है जो भी कथन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए जाएंगे, अगर वे उसी अपराध के विचारण के दौरान अभियोजन साक्षी के तौर पर उपस्थित होकर कथन करने वाले व्यक्ति के द्वारा सम्यक रूप से साबित किए जाते हैं, अर्थात वो विचारण में भी लोक अभियोजक के द्वारा मुख्य परीक्षा में किए गए प्रश्नों के उत्तर में उन्हीं कथनों को करता है, तो फिर वे कथन जो अन्वेषण के अधीन अभिलिखित किए गए थे पुलिस अधिकारी के द्वारा और पुलिस अधिकारी से किए जाने के आधार पर उन कथनों का या उन कथनों के किसी भाग का कोई उपयोग जो कुछ परंतुक में लिखा है उससे भिन्न नहीं किया जाएगा। लिखने का जो तरीका है वो जरूर थोड़ा बदला हुआ है, वो इन शब्दों में नहीं लिखा है जिन शब्दों में हमने बोल दिया है, क्योंकि लिखा जो है उन्होंने कहा और ना ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, और जब ना पहले ही आ गया तो इस ना के अधीन ही बाकी सब चीजें पढ़ी जाएंगी, चाहे ना पहले लगा दीजिए और चाहे ना बाद में लगा दीजिए। तो जो लिखने का तरीका है वो भले ही उस ढंग का नहीं है जिस ढंग से हमने बोल दिया है, लेकिन लिखा यही है। बात को कहने को ढंग हो सकते हैं और बात किसी भी ढंग से कही जाए, बात की जो मूल वृत्ति और प्रकृति है वो नहीं बदल सकती। हमने आपसे चर्चा की थी कि नियम क्या है कि साबित करने का भार हमेशा उस पर होगा जो सकारात्मक कथन करता है। तो सकारात्मक कथन की अंतर्निहित वृत्ति और प्रवृत्ति इसके आधार पर तय होगा। कथन करने का जो ढंग है या कथन करने का जो प्रारूप है उसके आधार पर कथन की वृत्ति और प्रवृत्ति तय नहीं हो सकती। आपको इंटर के क्लासेस में कथन की वृत्ति और प्रवृत्ति को बदले बिना कथन को करने के अनेकों ढंग सिखाए गए। ये अलग बात है कि आपका सारा ध्यान अब तक अपनी सारी एकेडमिक एजुकेशन में सिर्फ एक बात पर रहा कि नंबर कैसे आ जाए। आप ये भूल ही गए कि सारे विषय आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आप एक आदमी बन सको, नंबर लाने वाले आदमी नहीं, आदमी बन सको। आदमी के तौर पर आपके जीवन में उन सब चीजों की कोई उपयोगिता है, इसलिए आपको वो पढ़ाया जाता है। लेकिन आपने तो प्रतिज्ञा ही ली कि हम तो सिर्फ नंबर लाएंगे, उसके अलावा हम कुछ करेंगे ही नहीं। आपको प्रत्येक विषय का और प्रत्येक विषय में आने वाले प्रश्नों का सिर्फ एक उपयोग दिखाई देता है कि नंबर कितने आ जाएंगे। हाई स्कूल इंटर में आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस ये सिखाया जाता है, वहां सेंटेंस की मूल वृत्ति और प्रवृत्ति नहीं बदलती है। आपसे कहा जाता है कि सबस्टेंस ऑफ द सेंटेंस वही रहना चाहिए, सेंटेंस के प्रारूप को बदलिए, सकारात्मक को नकारात्मक बनाइए, यानी असर्टिव को निगेटिव, असर्टिव को इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को निगेटिव। इस ढंग से आपको प्रारूप चेंज करना सिखाया जाता है। और वो इसी बात की तैयारी होती है कि बात किसी भी ढंग से लिखी जाए, आप बात के तत्व को समझ लें। तो अगर आप देखेंगे जब हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़ा रहे थे तो वहां आता था साबित करने का भार कभी नहीं बदलेगा, सबूत का भार लगातार बदलेगा। और साबित करने का भार सदैव किस पर है? साबित करने का भार सदैव उस पर है जो सकारात्मक कथन करता है, जो पॉजिटिव बात बोलता है। सकारात्मक कथन करने वाला ही या तो किसी अधिकार की मांग करेगा या किसी दायित्व की मांग करेगा, क्योंकि वो किसी आधार पर मांग करेगा ना, और आधार की उपस्थिति का कथन करेगा तभी तो वो किसी अधिकार की मांग करेगा। तो वो सदैव सकारात्मक कथन करेगा, इसलिए सबूत का भार उसी पर होगा। सकारात्मक कथन वो किस ढंग से करता है इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई महत्व भी नहीं है। हमने आपको उदाहरण दिया
कि अगर हम ये कहें कि ये मकान मेरा है और इसके सुखपूर्ण उपभोग में आप कोई बाधा डालने से रोक दिए जाएं, तो भी हम सकारात्मक कथन ही कर रहे हैं और सबूत का भार हम ही पर होगा। और अगर हम ये बात नकारात्मक ढंग से कहें कि मेरे अलावा ये मकान विश्व में किसी का नहीं है और इसलिए विश्व के समस्त लोगों को मेरे द्वारा इस मकान के सुखपूर्ण उपभोग करने में बाधा डालने से रोक दिया जाए, तो भी किया हम ही ने है सकारात्मक कथन। यद्यपि ये प्रारूप कथन करने का कैसा हो गया, नकारात्मक। इसलिए जो लिखा है सेक्शन में वो यही लिखा है कि परंतु के बाद जो अन्वेषण में अभिलिखित किए गए कथनों का उपयोग बताया गया है, उसके सिवाय उन कथनों का कोई अन्य उपयोग नहीं होगा। लिखा यही है, लिखने का ढंग क्या हुआ इससे मतलब नहीं है, जो लिखा है वो यही है। आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा। कहता है, और न ऐसे कथन या अभिलेख का भाग, कोई भाग ऐसे किसी अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, किसी जांच या विचारण में इसमें पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तो ना तो पहले ही लगा दिया ना कि ना ही ऐसा कथन या उसका कोई भाग इसमें जो कुछ आगे उपबंधित है उसके सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यानी अगर नटशेल में बात आई तो परंतु के बाद जो लिखा है सिर्फ उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा, अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। इसे ऐसे भी बोला जा सकता है। आपसे कहा था अनुच्छेद 21 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना। जो शब्द लिखे हैं वो नकारात्मक ढंग से लिखे हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि की स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। उसने क्या कहा, उसने कहा किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इससे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं वंचित किया जाएगा। इसका अंतर्निहित क्या है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। इसका अंतर्निहित यह भी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप नहीं समझेंगे तो कानून के विद्यार्थी के तौर पर आप ठीक संकल्पना ये प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो ये किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। फिर सवाल यह है जेलों में लोग जा कैसे रहे, लोगों को मृत्युदंड कैसे मिल रहा? इसीलिए ना, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से उन्हें उनकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया भी जाएगा। यह भी पढ़ा जाएगा, यह भी अंतर्निहित है, उसी में अंतर्निहित है। तो कानून इसी की कला है। कानून छोटा बड़ा करके नहीं पढ़ा जाता और इसीलिए दुनिया में सिर्फ अधिवक्ता हैं जिन्हें विद्वान ये तखल्लुस मिला हुआ है, क्योंकि वो पढ़ते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ता, वो उसे भी पढ़ते हैं। आपसे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम संदर्भ को देखते हुए ये मान सकते हैं कि व्यक्ति ने निगेटिव शब्दों का उपयोग किया होगा। जैसे उसने कहा केवल ए ने मारा था, केवल शब्द कहा नहीं, लेकिन संदर्भ को देखते हुए और अनुमित किया जा सकता है कि केवल शब्द कहा था। लेकिन ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में हमेशा कानून में कभी भी दो दो चार ही नहीं होते, या हमेशा हर चीज परिस्थितियों में डिसाइड होगी। ठीक है, हर चीज परिस्थितियों में डिसाइड होगी। कानून में कुछ भी सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है।
ये यूं कहें, कानून में सब कुछ सार्वभौमिक रूप से सत्य है, किंतु परिस्थितियां हमेशा देखी जाएंगी। ठीक है, तो लिखा वही है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान कोई कथन करता है, तो सबसे पहले अगर कथन का लिमिटेड यूज यह अनुमित करना चाहता है कोर्ट, तो फिर कोर्ट को यह निर्णय करना पड़ेगा कि जिस कथन को वो सीमित उपयोग की सीमा के साथ साक्ष्य में उपयोग करने की अनुज्ञा देना चाहता है, वो कथन डेफिनेटली कहां किया गया? अन्वेषण के दौरान। अगर वो अन्वेषण के दौरान नहीं है तो फिर उसका सीमित उपयोग नहीं होगा, क्योंकि 162 या 181 अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी से किए गए कथनों का सीमित उपयोग करने की अनुज्ञा यह देती है। सीमित उपयोग, केवल उतना उपयोग जितना 181 के परंतुक में 181 सबसेक्शन 1 के परंतुक में अलाउड है, केवल उतना, उससे अधिक नहीं। तो सबसे पहले डिसाइड यह होना है कि क्या अन्वेषण के दौरान है, और अन्वेषण चल रहा था या नहीं, इसे ऑब्जेक्टिवली डिसाइड किया जाएगा, सब्जेक्टिवली नहीं। कानून में हर चीज अदालत में साबित करनी होगी। साबित करने का अर्थ ही यह होता है, आम आदमी सिर्फ यह मानता है कि एफआईआर लिखी रखी है, एफआईआर है। कानून का आदमी कहता नहीं, ये एफआईआर तब है जब इससे पहले इस अपराध की कोई सूचना एसएचओ को न दी गई हो। अगर इससे पूर्व इस अपराध के संबंध में एसएचओ को कोई सूचना दी गई थी तो एफआईआर वो है, भले ही उसे अभिलिखित नहीं किया गया था। इसका मतलब क्या है? एसएचओ के अभिलेखन से एफआईआर नहीं बनेगी कि एसएचओ जिसको एफआईआर लिख देगा वो एफआईआर हो जाए, ये नहीं लिखा है कानून में। भाई आप पढ़ते हैं 173, वहां ये थोड़ी लिखा है कि एसएचओ संज्ञेय अपराध के होने की पहली सूचना जो दर्ज करेगा वो एफआईआर मानी जाएगी, ये थोड़ी लिखा है। लिखा यह है कि जब एसएचओ को संज्ञेय अपराध के होने की सूचना दी जाती है तो वो एफआईआर है, एंड इट विल बी द ड्यूटी ऑफ दैट एसएचओ दैट ही मस्ट राइट डाउन दैट। तो अगर जो एफआईआर रखी है, क्रॉस एग्जामिनेशन से यह निकलता है कि इस संज्ञेय अपराध की बाबत एसएचओ को इससे पूर्व सूचना मिली थी, तो एफआईआर तो वो थी, और अन्वेषण उसी क्षण शुरू हो चुका था जिस क्षण वो एफआईआर दी गई, क्योंकि उसके बाद जो कुछ आप करेंगे वो अन्वेषण होगा। और फिर एसएचओ ने अगर इंटरोगेशन किया है किन्हीं भी व्यक्तियों का जो उसे अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते थे, तो उसे राइट डाउन करना चाहिए था यदि वो आवश्यक समझता था। तो यही लिखा है 162 में कि यदि उसके द्वारा वे राइट डाउन किए जाते हैं तो, ठीक है ना। अब ये एसएचओ ने क्या किया? कथन उन व्यक्तियों के जो उस एफआईआर जो लिखी नहीं गई उसके बाद किए गए हैं, उस एफआईआर जो लिखी गई उसके बाद उनको अभिलिखित कर दिया और दोबारा पूछ लिया, दोबारा इंट्रोगेशन कर लिया। उन साक्षियों ने वही कहा जो, या कुछ और कहा। तो पूर्व में जो कथन किए गए, अब मान लीजिए उन्होंने कुछ और कह दिया, तो पूर्व में जो कथन किए गए उनका साक्षिक मूल्य क्या है, उनका विचारण के दौरान उपयोग क्या है, तो उन पर यद्यपि जिस समय वे किए गए उस समय औपचारिक तौर पर एफआईआर नहीं थी। उस समय कहां थी औपचारिक तौर पर एफआईआर, लेकिन कानून की निगाह में थी, क्योंकि एफआईआर क्या है? द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू द एसएचओ इन रिगार्ड ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस।
औपचारिक तौर पर एफआईआर क्या थी इससे मतलब ही नहीं। आपने दर्ज नहीं की, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई चलेगी, आप दंडित किए जाएंगे, आप अभियुक्तों से मिले हुए हैं, या अन्य कोई कारण हो, बट यू हैव नॉट डिस्चार्ज योर ड्यूटी प्रॉम्प्टली, देन यू विल बी पनिश्ड। लेकिन यह कथन तो अन्वेषण के दौरान ही हुआ। इसके बारे में जो साबित होकर आया वो यह साबित होकर आया कि अन्वेषण के दौरान है, ठीक है ना। तो कानून में हर चीज साबित करनी पड़ेगी। हमने आपसे बार बार कहा यह विश्वास का खेल नहीं है, यहां साबित होगी हर चीज। और यह साबित कैसे होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन से पूछा जाएगा, और एफआईआर सूचना देने वाला वो भी साक्षी के तौर पर आएगा, जिसने अभिलिखित की, यानी वो सिपाही जिसे एफआईआर लेखक कहा जाता है वो भी आएगा, आईओ वो भी आएगा। सबसे हम पूछेंगे तुमने सूचना कब दी थी, तुमने कब अभिलिखित की, तुमने क्या किया, और फिर टाइम हम निकालेंगे कि किस क्षण सूचना दी गई थी और किस क्षण वो अभिलिखित हुई, यानी अन्वेषण किस पॉइंट ऑफ टाइम पर शुरू हो चुका था। अब साबित होगा। और यह साबित कैसे होता है यही अदालत में दिखाया जाता है। जब आप जूनियर के रूप में आते हैं तो आप प्रक्रिया याद मत करिए। अगर कानून पता हो तो कुछ भी याद नहीं करना है, और कानून एविडेंस एक्ट उसे पढ़ने से आएगा और उसका प्रैक्टिकल यूज आप वहां देखेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन में वो वे सवाल कर रहे थे जो घटना को पूरी तरह असंभव बना रहे थे। साक्षी का कहना है कि वो अमुक व्यक्तियों के साथ अपनी लड़की की ससुराल 3 बार गया। काय के लिए? पंचायत के लिए। और उन तीनों व्यक्तियों के संबंध में उन्होंने पूछा कि तुम इनके घर कई बार गए पंचायत से पहले, ये तुम्हारे घर कितने बार आए, इनके यहां शादी ब्याह में आप गए, आपके इनसे घरेलू संबंध है, रिश्तेदारी है, सब पर ना है। तो ये हाईली इम्प्रोबेबल, ठीक है, ये अत्यधिक असंभव हो रहा है कि लड़की की ससुराल में पंचायत के लिए कोई जाएगा तो क्या अनजान लोग को लेकर जाएगा? और ये कहां रिलीवेंट हो रहा? सेक्शन 11 जो पूर्व की एविडेंस एक्ट। अब ये अलग बात है कि हमने जब हस्तक्षेप किया तो वो बोले कि नहीं नहीं ये रिलीवेंट नहीं, जबकि वो 100% रिलीवेंट था, वो रिलीवेंट ही है। बोले क्रॉस एग्जामिनेशन में हम पूछ रहे हैं ये रिलीवेंट तो नहीं है, जबकि वो 100% रिलीवेंट था। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं कि अब ठीक है, उन्होंने भी याद कर रखा है कि ये पूछिए, पूछ रहे हैं, लेकिन सही पूछना है, लेकिन ये नहीं मालूम है हम क्यों पूछ रहे हैं, यह कानून इसकी अनुमति हमें कहां देता है। और वही अगर साहब पूछ रहे हैं कि भाई हाउ इट इज रिलीवेंट, व्हाई यू आर आस्किंग सो, तो कायदा तो ये कहता, आप ये कहें कि सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट उसमें रिलीवेंट, वो कहता है कि ऐसा प्रत्येक तथ्य जो विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों को अत्यधिक अधिसंभाव्य या अत्यधिक अनधिसंभाव्य बना देता है, वे सभी तथ्य सुसंगत हैं, उनका साक्ष्य दिया जाएगा। तो चीजें कैसे चलती हैं ये अदालत में आप देखते हैं, लेकिन अदालत की कार्रवाई समझ में आए इसके लिए जरूरी है कि आपको कानून आना चाहिए। अन्वेषण के दौरान जो कुछ अभिलिखित हुआ, तो सबसे पहले यह देखेंगे अन्वेषण के दौरान अभिलिखित है, और अन्वेषण का प्रारंभ किससे? एफआईआर से। एफआईआर वो नहीं है जो एसएचओ ने अभिलिखित की है, एफआईआर वो है जो एसएचओ को पहली बार दी गई थी। वो अभिलिखित हुई या नहीं हुई इससे मतलब नहीं है, और ये क्रॉस एग्जामिनेशन से डिसाइड हो जाएगा। इसी के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, इसी से चीजें साबित होती, इसीलिए केवल मुख्य परीक्षा से साबित नहीं होगी। मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और आवश्यक हो तो पुनः परीक्षा, जब ये सब हो जाएगा तो जो निकल कर आएगा दैट विल बी द एविडेंस, वो साक्ष्य है, और उसके आधार पर चीजें निर्धारित होंगी, क्योंकि वो सब साबित होकर आया है। अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी से, क्योंकि प्रत्येक कथन
जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किया गया वो पुलिस अधिकारी से किया गया हो, यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। और 162 सबसेक्शन 1 यह भी नहीं कहता कि वे सारे कथन जो अन्वेषण के दौरान किए जाएंगे उनका वही उपयोग किया जाएगा सिर्फ जो परंतुक में लिखा है, ऐसा भी नहीं कहता। वो कहता है ऐसे कथन जो अन्वेषण के दौरान हैं, पुलिस अधिकारी से हैं और उन्हें लेखबद्ध किया गया है। आगे की बात आगे कहता है, और यह उपयोग तभी किया जाएगा जब यही अपराध जिसका अन्वेषण हो रहा था, जिसके अन्वेषण में इसने ये कथन किए, इसी का विचारण चल रहा हो या इसी की इंक्वायरी चल रही हो और यह व्यक्ति अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में आ गया हो, इतनी शर्तें पूरी हों और इसने अन्वेषण के दौरान किया गया कथन सम्यक रूप से साबित कर दिया हो। ठीक है ना, सम्यक रूप से साबित नहीं किया तो भी आप उससे कुछ नहीं पूछेंगे, मतलब ही क्या है, वो कथन कर ही नहीं रहा। सम्यक रूप से उसने साबित कर दिया है, ये सारी शर्तें पूरी हो गई, तब परंतु में जो कुछ लिखा है उस उपयोग को छोड़कर अन्य कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी लिमिटेड यूज उस सेक्शन का किया जाएगा, सिर्फ उसके वर्तमान के कथनों को खंडित करने के लिए उसका उपयोग होगा। अन्य किसी भी ढंग से न प्रोसिक्यूशन न कोई और उसका उपयोग कर पाएगा। यानी सिर्फ बचाव पक्ष उसका उपयोग करेगा, वो भी तब जब वो प्रोसिक्यूशन विटनेस के रूप में आए, तब उस कथन का उपयोग सिर्फ कौन करेगा? बचाव पक्ष। इसीलिए जब सीडी खो जाती है, केस डायरी उस फाइल से गायब हो जाती है, तो ऐसे सरकारी वकील हम तो खूब करा देते हैं एविडेंस, हम नुकसान हमें थोड़ी हो रहा। अरे सीडी में जो कुछ लिखा है उसका उपयोग किसे करना है? बचाव पक्ष को। हमारे लिए तो बेकार की चीज है, हम तो उसका कार्बोरेशन भी उससे नहीं करा सकते, वो तो लिमिटेड यूज का है 162 का, परंतु हमें तो रोक रहा, हम तो उसका कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो खूब खो जाए, हमें क्या है, हम तो खड़ा करते हैं, करो जो दिखाई दे रहा है। और हमारे अन्य जो साथी हैं वो इसी सीडी नहीं है, अरे ना हो, हमें क्या मतलब, ये बात बचाव पक्ष का है, हमसे क्या लेना देना। सीडी में लिखे इस पर तो सजा हो नहीं जाएगी भाई, वो तो साक्ष्य है ही नहीं। साक्ष्य तो वो है जो वो अदालत में कहेगा। उसके कथनों का खंडन करने के लिए अन्वेषण के दौरान उसने जो कथन किए उसका उपयोग किया जाएगा। वो मौका किसके पास है? वो तो डिफेंस के पास है। हमसे क्या मतलब, कतई ना हो सीडी, आग लग जाए, ठीक है ना। ये तो डिफेंस सवाल उठाए, तो हम कई बार जब झल्ला जाते हैं तो हम कहते भी हैं कि यार तुम वो सवाल उठा रहे हो जो दूसरों को उठाना चाहिए, तुम कहे ये कहते घूम रहे हो, तुम तो कहो हम करा रहे। बचाव पक्ष खुद आपत्ति करे, ऑब्जेक्शन करे कि नहीं लिखा जा सकता, या लिखा भी जाएगा तो चूंकि पढ़ा नहीं जाएगा साक्ष्य में, क्योंकि इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन इसका हुआ ही नहीं, केस डायरी है ही नहीं, अन्वेषण में किए गए कथन उपलब्ध नहीं है। तुम उनका काम काहे करते घूम रहे हो? ठीक है ना, तुम उनका काम क्यों कर रहे हो? तो सवाल यह है कि अन्वेषण के दौरान कथन अगर हुए तो प्रोसिक्यूशन के लिए उसका कोई उपयोग नहीं। प्रोसिक्यूशन के लिए सिर्फ एक दशा में उपयोग है या दो दशाओं में उपयोग है, और वो दो दशाएं कौन सी है? अपवाद, जो यहां लिखे हैं। अपवाद कहां लिखे? सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 कहता है इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 के खंड का के उपबंधों के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू है। ये धारा 26 वही है जो पहले धारा 32 थी, अब वर्तमान में ये 26 है, और पहले 32 का मृत्युकालिक कथन उसको बताता था, और अब 26 का मृत्युकालिक कथन को बताती है। मृत्युकालिक कथन उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डाइंग डिक्लेरेशन। और मृत्युकालिक कथन, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि जो मृत्युकालिक कथन है ये 2 प्रकार का होता है। आपके साथ दिक्कत यह भी है कि आप इसे एक ही प्रकार का मानते हैं।
और आप ही नहीं, कहने में हमें कोई संकोच नहीं, इस 24 साल की वकालत में हमने ऐसे बहुत जज भी देखे हैं जो मृत्युकालिक कथन को एक ही तरीके का मानते हैं। कौन सा? कि मृत्यु का कारण बताया गया हो, नहीं, मृत्यु का कारण बताया गया हो या उस संव्यवहार की कोई तात्विक परिस्थिति, खाली परिस्थिति नहीं, तात्विक परिस्थिति, जिस संव्यवहार में कथनकर्ता की मृत्यु हुई है, अगर उस संव्यवहार की किसी तात्विक परिस्थिति को किसी कथन में स्पष्ट किया गया है और जिसने कथन किया है वो आज की डेट पर मर गया, तो वो मृत्युकालिक कथन है, ठीक है ना, क्योंकि उसी संव्यवहार में उसकी मृत्यु हुई और उसी संव्यवहार की तात्विक परिस्थिति को स्पष्ट करने वाला कथनकर्ता का कथन है और कथनकर्ता की मृत्यु वर्तमान में हो चुकी है, ठीक है ना। कथन करते समय कथनकर्ता की मन की दशा क्या थी, उसे अपने मरने की प्रत्याशंका थी या नहीं थी, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। और कथन लिखित रूप में किया गया हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, कथन मौखिक हो। और अगर आपको एक और एविडेंस दे रहे हैं मूर्खों के लिए, क्योंकि मूर्ख बात बहुत करता है, बहस बहुत करता है, अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी से जितने कथन किए जाएंगे वे सब लिखकर नहीं किए जाएंगे, सब ओरल किए जाएंगे। कैसे? पुलिस अधिकारी इंट्रोगेट करेगा अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों को, वो अपराध से पीड़ित जो होगा वो भी अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होगा। अन्वेषण अधिकारी उससे भी मौखिक परीक्षा करेगा और उस मौखिक परीक्षा को लेखबद्ध करेगा, ठीक है ना। तो उसने क्या किया? मौखिक परीक्षा को लेखबद्ध किया, ठीक है। तो आपका जो कथन था ओरिजिनली वो तो ओरली था, उस कथन को उसने लेखबद्ध किया। और यहां क्या कह रहा है सबसेक्शन 2 में कि इस धारा की कोई बात 26 का को प्रभावित नहीं करेगी। यानी इस धारा में क्या कहा गया कि अगर अन्वेषण के दौरान कथन किया गया और पुलिस अधिकारी से किया गया और पुलिस अधिकारी ने अभिलिखित कर दिया और वो व्यक्ति अभियोजन साक्षी के तौर पर आ गया और उसी अपराध का विचारण चल रहा है जिस अपराध के अन्वेषण के दौरान वो कथन अभिलिखित हुआ था और इस व्यक्ति का कथन सम्यक रूप से साबित किया गया है, तो स्थिति यह बनेगी कि अन्वेषण के दौरान जो कथन उसने किया था उसका उपयोग इसके वर्तमान कथनों को खंडित करने के लिए किया जाएगा। इनमें से एक भी शर्त नहीं है। तो कथन का पूरा उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जहां जहां हो सकता होगा सब किया जाएगा। फिर वो लिमिटेड यूज जो परंतु से अलाउड हुआ है वो नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण उपयोग होने लगेगा। ये स्थिति निकल के आई है। और इनमें से एक, अगर वो बचाव पक्ष के साक्षी के तौर पे आ गया तो इन कथनों को कोई उपयोग नहीं, न्यायालय के साक्षी के तौर पर आ गया तो कोई उपयोग नहीं। लेकिन इस धारा की कोई बात, हालांकि ये शब्द लिखना अनावश्यक है। क्यों? क्योंकि 162 या 181 एक का परंतुक लागू हो, उसके लिए जरूरी क्या? वो व्यक्ति अभियोजन साक्षी के तौर पर आया हो, और जिसका मृत्युकालिक कथन वो आएगा कैसे? अभियोजन साक्षी के तौर पर। भाई वो तो आ ही नहीं सकता अभियोजन साक्षी के तौर पे, तो ये न लिखें, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कानून जहां तक हो सके वहां तक सुगम और सरल बनाया जाता है। तो मौखिक या लिखित दोनों तरीके से मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है, और मृत्युकालिक कथन किसी के भी समक्ष किया जा सकता है, क्योंकि कथन करने के लिए या मृत्युकालिक कथन करने के लिए धारा 26 का या पूर्व की 32 का उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई गई कि मृत्युकालिक कथन अमुक व्यक्ति के समक्ष ही किया जाएगा, क्योंकि किसी को मालूम क्या कि हमारी मृत्यु कब होगी और कब हो, हमारी मृत्यु में समय कितना बचा है, तो ये कोई शर्त हो भी नहीं सकती। इसलिए मृत्युकालिक कथन कभी भी किसी के भी समय लिखित और मौखिक दोनों तरह से किया जा सकेगा।
ठीक है। तो मृत्युकालिक कथन अगर अन्वेषण अधिकारी के तो समक्ष अपराध के पीड़ित, जो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्ति की श्रेणी में, उसके द्वारा ओरल इंटरोगेशन के क्रम में किया गया है, तो ये ठीक है कि ये व्यक्ति, क्योंकि इसका मृत्युकालिक कथन है, ये अब कभी नहीं आएगा, न तो अभियोजन साक्षी के तौर पर और न व्यक्ति के तौर पर। लेकिन फिर भी यह आवश्यक समझा गया है कि 181 सबसेक्शन 2 में यह लिख दिया जाए कि इस धारा की कोई बात उस कथन को लागू नहीं होगी जो कथन मृत्युकालिक कथन है। इसे लिखना इसलिए भी जरूरी है कि यह ठीक है, यह व्यक्ति कभी नहीं आएगा, लेकिन जो लिमिटेड यूज अलाउड हुआ है वो तो तब अलाउड हुआ है जब वो व्यक्ति अभियोजन साक्षी के तौर पर आ जाए, ठीक है, और उसी कथन को सम्यक रूप से साबित करे। अगर यह व्यक्ति अभियोजन साक्षी के तौर पर नहीं आया तो कथन किसी का भी हो, वो अगर अभियोजन साक्षी के तौर पर नहीं आया या 181 सबसेक्शन 1 की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई तो एविडेंस एक्ट में जहां भी उनका उपयोग हो सकता होगा उन कथनों का होगा ही होगा, ठीक है। और अगर मृत्युकालिक कथन है तो 32 का और अब 26 का अलाउड ही करती है। तो अगर 162 या 181 सबसेक्शन 2 को न भी लिखे, ठीक है ना, इसको न भी लिखे तो भी काम चल जाता है, लेकिन कानून एकदम स्पष्ट रहना चाहिए, सरल होना चाहिए। इसलिए उन्होंने लिख दिया कि इस धारा की कोई बात धारा 26 का के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 का के अंतर्गत आने वाले मृत्युकालिक कथनों को लागू नहीं होगी, ठीक है ना। नो डाउट वो अन्वेषण में किया गया कथन है, पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित कर लिया गया हो, यह भी ठीक है, क्योंकि मृत्युकालिक कथन कहीं भी अभिलिखित कर लिया जाएगा। वो मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित किया जाए, यह भी हो सकता है। मृत्युकालिक कथन जिस ढंग से स्वतंत्रता पूर्वक लिखा जाना चाहिए वैसे लिखा जाए, यह भी हो सकता है। लेकिन मृत्युकालिक कथन पुलिस अधिकारी के समक्ष अन्वेषण के दौरान किए गए कथन के रूप में भी हो सकता है, ठीक है ना। और अगर अभियोजन इस परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम है, यानी वो ये स्पष्टीकरण दे सकता है कि यह मृत्युकालिक कथन मजिस्ट्रेट के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के वातावरण में पीड़ित की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में चिकित्सक से प्रमाण पत्र लेकर क्यों नहीं लिखा गया, अगर अभियोजन यह बताने का सामर्थ्य रखता है तो यह मृत्युकालिक कथन पूर्णतः प्रभावी है, जो अन्वेषण में किए गए कथन के रूप में अन्वेषण अधिकारी द्वारा अंतर्गत धारा 180 और पूर्व की 161 अभिलिखित किया गया है। यह मृत्युकालिक कथन पूर्णतः प्रभावी है, क्योंकि लिखा है इस धारा की कोई बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 26 का के अंतर्गत आने वाले कथनों को लागू नहीं है, ठीक है ना, उसे प्रभावित नहीं करती है। तो मृत्युकालिक कथन है और अभियोजन यह बताने में समर्थ है कि मृत्युकालिक कथन लिखे जाने का जो ढंग विकसित हुआ है उस ढंग से उसको क्यों नहीं लिखा गया। तो फिर भले ही वो मृत्युकालिक कथन अन्वेषण के दौरान है और पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित भी किया गया और उसी से किया भी गया है, और वो व्यक्ति अभियोजन साक्षी के तौर पर नहीं भी आया है, क्योंकि आ ही नहीं सकता, उसके कथन को सम्यक रूप से साबित किया गया, किंतु वो अभियोजन साक्षी के तौर पर नहीं आया है, ठीक है ना। और उसी अपराध के विचारण में किया गया है जिसके अन्वेषण के दौरान यह कथन हुआ था, तो भी यह कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार क्योंकि साबित किए जा सकते योग्य है इसलिए किया जाएगा। तो धारा 32 या धारा 26 का सपठित धारा 181 सबसेक्शन 2 इस मृत्युकालिक कथन को साबित किया जाएगा और मृत्युकालिक कथन पर धारा 162
या धारा 181 का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि धारा 162 या 181 में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अन्वेषण के दौरान जितने कथन किए जाएंगे सबका वो सीमित उपयोग किया जाएगा जो परंतुक में लिखा है। सीमित उपयोग सिर्फ उसका किया जाएगा जो अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी से कथन किए गए, अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी से। और चूंकि एफआईआर भी पुलिस अधिकारी से की गई थी किंतु अन्वेषण के दौरान नहीं की गई थी, अन्वेषण वहां से शुरू हो रहा था, इसलिए एफआईआर की भी जब एविडेंट्री वैल्यू हम लोगों ने देखी थी तो वो इन कथनों की अपेक्षा अधिक थी और इसीलिए एफआईआर को शुद्ध रखने का प्रयास हुआ था। हमने आपसे कहा था, चर्चा भी की थी उस समय हमने 181 की, और यही कह के चर्चा की थी कि आगे जब हम 181 पढ़ाएंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट बड़ा टफ है, एक बार समझने में नहीं आता, इसलिए उसकी चर्चा हम यहीं से शुरू कर देते हैं। ये कह के ही हमने आपसे बात की थी। तो एफआईआर में कथन पुलिस अधिकारी से हुए हैं किंतु अन्वेषण के दौरान नहीं है, इसलिए उनकी एविडेंट्री वैल्यू या उनका एविडेंट्री यूज ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ दीज स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट साक्षिक तौर पर लिमिटेड यूज के हैं और वो लिमिटेड यूज कहां दिया, 162 या 181 के परंतु में। तो और इसका एक अपवाद मृत्युकाली कथन है। दूसरा अपवाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 पुरानी और नए की धारा 23, नए की धारा 23 की उपधारा 2 के, क्योंकि धारा 23 सबसेक्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या पुरानी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो ये कहती है कि अगर अन्वेषण चल रहा है और किसी व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी से कोई कथन किया है और वो कथन भले ही संस्वीकृति कारक है, भले ही कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी से कोई कथन करता है तो भले ही उस कथन का जो स्वरूप है, उस कथन की जो प्रकृति है वो कैसी हो, संस्वीकृति की हो, यानी कन्फेशनल स्टेटमेंट हो, भले ही कन्फेशनल हो और भले ही वहां मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति ये भी ना हो, ये लिखा नहीं है, ये लिखा नहीं है, सीधे पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया और सीधे पुलिस अधिकारी से किया गया कन्फेशनल स्टेटमेंट धारा 25 अग्राह्य करती है। लेकिन वहां यह लिखा है धारा 27 में और जो अब धारा 23 सबसेक्शन 2 है कि भले ही अन्वेषण के दौरान अभियुक्त ने संस्वीकृति कारक कथन किया है, लेकिन अगर उस कथन से किसी नए तथ्य का पता चलता है तो उसके कथन का उतना भाग जितना नए तथ्य से संबंधित है ग्राह्य किया जाएगा। अन्वेषण के दौरान कथन है, पुलिस अधिकारी से है, पुलिस अधिकारी ने उसे अभिलिखित किया है, ठीक है ना, और यद्यपि अभियुक्त अपने ही खिलाफ अभियोजन साक्षी के तौर पर कभी नहीं आएगा, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी बात बिल्कुल डाइंग डिक्लेरेशन जैसी बैठ रही, अभियुक्त अपने ही खिलाफ अभियोजन साक्षी के तौर पर थोड़ी आ जाएगा, लेकिन बातों को स्पष्ट करना जरूरी होता है। तो अगर ये न भी लिखें तो भी 181 सबसेक्शन 1 लागू ही नहीं हो सकता। भाई आप सब चीजें लागू करेंगे ना तब लागू होगा 181 सबसेक्शन 1, और चूंकि ये अभियोजन साक्षी के तौर पर तो कभी आएगा ही नहीं, इसलिए सबसेक्शन 2 न भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। तब भी एविडेंस एक्ट की धारा 27 या एविडेंस एक्ट की धारा 23 के प्रभाव से यह स्टेटमेंट साबित किया जा सकेगा, लेकिन कानून को जितना स्पष्ट और बोधगम्य बनाया जा सके उतना बनाया जाता है। इसलिए क्या लिखा उन्होंने, सबसेक्शन 2 सिर्फ इसीलिए बनाई, अन्यथा कोई यूज नहीं था, न बनाते तो भी चल जाता, लेकिन फिर मामला इंटरप्रिटेशन पर आ जाता, और इंटरप्रिटेशन ये अच्छे लोगों द्वारा किया जाएगा इसकी संभावना बहुत कम है। आज सुबह हम सोच रहे थे, यहां से नीचे गए खाना खा रहे थे, फिर हम सोच रहे थे कि अक्सर आप सरकार
न्यायालय, विधायिका, इसमें टेंशन क्यों देखते हैं? ठीक है ना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं कि साहब चेक एंड बैलेंस की थ्योरी रहेगी, कोऑपरेटिव है सारा मामला, और ये है वो है। और आप जरा मिल के देखो तो जज ये बताते मिलेंगे कि हम जो चाहेंगे वो होगा, सरकार ये बताती मिलेगी जो हम चाहेंगे वो होगा, जबकि सही ये है कि कोई जो चाहेगा वो नहीं होगा, जो लिखा है वही होगा। लेकिन ऐसा भाव क्यों उठता है? इसलिए क्योंकि व्यक्ति को प्रभुता चाहिए। जो न्यायाधीश बैठे हैं बने, उन्हें भी प्रभुता चाहिए, उन्हें भी शासन करने का शौक चल रहा है। ये जो एक्टिविज्म आप देखते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके नाम पर जो जुडिशियल इंक्रोचमेंट आप देखते हैं, ये शासन करने की मंशा है न्यायाधीशों की, जो समय समय पर प्रकट होती रहती है। और यही सरकार की मंशा है न्याय करने की, यानी तीनों राजा की शक्तियों को एक साथ हासिल करने में लगे हुए हैं। जिन शक्तियों को पृथक किया गया, अभी भी तीनों अंगों में से कोई भी राजा की मानसिकता से ऊपर नहीं है, तीनों उसी मानसिकता से ग्रसित है। ठीक है, और इसलिए कानून में हर चीज को स्पष्ट लिखना जरूरी है। न लिखें तो भी काम चलेगा, क्योंकि 161 सबसेक्शन 2 तो 161 सबसेक्शन 1 तो लागू ही नहीं हो सकता अगर एक भी कंडीशन अधूरी है। और न तो मृतुकाली कथन करता और न ही अभियुक्त अभियोजन साक्षी के तौर पर कभी न्यायालय में आएगा। लेकिन फिर भी 161 सबसेक्शन 2 को बनाया और कहा इस धारा की कोई बात न तो मृतुकाली कथन से संबंधित विधि को प्रभावित करेगी, अर्थात वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अगर यह पाया गया कि अभियोजन ने समुचित परिस्थितियों में उस ढंग से मृतुकाली कथन को नहीं अंकित करवाया जिस ढंग से अंकित करवाना चाहिए, बल्कि अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी से जो कथन अपराध के पीड़ित ने किए थे, अपराध के तथ्य और परिस्थिति से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्ति के नाते वे ही लेखबद्ध स्वरूप में मौजूद हैं, तो उन्हें भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभाव से साबित किया जा सकेगा। लेकिन लिखना ये इसीलिए जरूरी समझा गया कि लिखे ना तो बात निर्वचन पर चली जाती है, और निर्वचन करने वाले लोग बेहतर होंगे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, और धारा 27 या पूर्व अब की धारा 23 वो कहती है कि भले ही नेचर कन्फेशनल है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी से किए गए कथनों के रूप में कोई कथन किया गया, लेकिन उससे नए तथ्य का पता लग गया। आपसे इंट्रोगेशन पुलिस कर रही थी, पुलिस अधिकारी के समक्ष आपने कन्फेशनल स्टेटमेंट किया कि यस हमने मारा और कत्ल का हथियार वहां छिपाया है, तो कत्ल का हथियार जिस जगह छिपाया है उस जगह पर कत्ल का हथियार एक वस्तु के तौर पर अवस्थित है, इसलिए वस्तु का उस स्थान पर होना एक तथ्य बन गया, क्योंकि तथ्य की परिभाषा यही है वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों से बोधगम्य हो। अभियुक्त ने अपना संबंध बताया है, आला कत्ल यानी कत्ल का हथियार मैंने वहां छिपाया है, उस स्थान पर कत्ल के हथियार की मौजूदगी वस्तु की अवस्था है, इसलिए वो तथ्य बन गया। और इस नए तथ्य का पता कन्फेशनल स्टेटमेंट से आया है। धारा 23 या धारा 27 एविडेंस एक्ट इसकी इजाजत देती है कि जितना भाग नए तथ्य से संबंधित है उसको साबित किया जाएगा, भले ही वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी से किए गए कथन के तौर पर किया गया है। और इसीलिए जब रिकवरी होती है हम लोग साबित कराते हैं तो आईओ पूछते हैं कि किसने बताया था कि आला कत्ल वहां पे, बताते हैं अक्यूज ने बताया था। अब इस कथन को हम साबित करते हैं और कहते हैं अदालत से कि साहब इन्हें कत्ल के हथियार की मौजूदगी कहां है ये कैसे मालूम, इन्होंने ही किया है, इट इज अ सर्कमस्टांस विच गोज अगेंस्ट यू। आपको लाश के बारे में पता है, ठीक है, पुलिस बता रही कि लाश हमने अमुक नदी के अमुक स्पॉट से बरामद की, नदी के अंदर से। किसकी निशानदेही? वो कहते हैं अभियुक्त की निशानदेही पे। इन्हें कैसे मालूम है कि लाश इसी स्पॉट पर है?
पुलिस हमारी बता रही कि इनने बताया कि हाँ है, हमने गोताखोर बुलवाए, देखा लाश निकल आई। ये एक नया तथ्य है और इसको साबित किया जाएगा। इसकी इजाजत 181 सबसेक्शन 2 से भी मिली और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों से भी मिली। यद्यपि 181 सबसेक्शन 2 न भी हो तो भी मिलेगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों से, क्योंकि वो भी कानून है और सीआरपीसी के मुताबिक, सीआरपीसी के बराबर ही इक्वली प्रभावी है। उसकी विधि मान्यता कोई इनसे कम हो ऐसी बात नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके प्रभाव से साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी चीजों को स्पष्ट करना ज्यादा ठीक होता है, इस नाते यहां लिखा गया। और स्पष्टीकरण ये लोभ के बारे में है, जिसकी चर्चा पहले ही दिन हमने की, ठीक है ना। कि स्पष्टीकरण में उसने लिखा कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप, खंडन, लोप के, ठीक है, परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है। और कोई लोप किसी विशेष संदर्भ में खंडन है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न होगा। इस विषय पर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो आप देखेंगे कि अन्वेषण में किए गए कथन ये बड़े सीमित उपयोग के हैं। अभियोजन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो केवल 2 जगह, और वो भी अभियोजन के दृष्टिकोण से कहें तो बात ठीक नहीं लगती, पूरी तरह जमती नहीं है। क्योंकि अगर सबसेक्शन 2 न भी हो तो भी अभियोजन उसका उपयोग कर लेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर, क्योंकि 181 की वर्जना तब भी नहीं लागू होगी, क्योंकि वो मृत्युकालिक कथन करता अभियोजन साक्षी के तौर पर कभी आएगा नहीं। और धारा 27 या धारा 23 में अभियुक्त भी अभियोजन साक्षी के तौर पर कभी नहीं आएगा। तो 181 सबसेक्शन 2 से अभियोजन को कोई सहायता मिल रही, ऐसा कहने, मन रखने को, मन भरने को ही आप कहना ही चाहते हैं तो कह लीजिए। अन्यथा तात्विक तौर पर जो विश्लेषण करेंगे तो 181, ठीक है ना, 181 है, 181 ये शुद्धता अभियुक्त के फायदे के लिए बनाई गई धारा है, शुद्ध रूप से। क्योंकि अभियोजन साक्षी के तौर पर वे व्यक्ति जो उपस्थित हुए हैं और उन्होंने जो कथन किया है वे अभियोजन कथन का समर्थन करेंगे ही करेंगे, और वे ही कथन उन्होंने अन्वेषण के दौरान कर रखे हैं, ठीक है। तो उन कथनों के झूठ होने की संभावना, क्योंकि वे तो फंसाना ही चाहते हैं अभियुक्त को, भाई वे तो अभियुक्त के खिलाफ हैं, तभी तो अभियोजन साक्षी के तौर पर आए हैं। तो उन्हीं के कथनों से उनका समर्थन किया जाए ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने अन्वेषण में भी उसके खिलाफ कथन किए और अपनी भरपूर शक्ति से अभियुक्त के खिलाफ कथन किए। उनमें अगर कोई कमी निकल रही है जिससे यह दर्शित हो रहा है कि अभियुक्त निर्दोष है, तो इन कथनों का निर्दोषिता को दर्शित करने के लिए उपयोग होना ही चाहिए। यह मानव बुद्धि और तर्क के अनुकूल है। लेकिन इन कथनों से अभियुक्त के दोष को साबित किया जाए, यह मानव बुद्धि और तर्क के प्रतिकूल है, यह ठीक नहीं है, ठीक है। और यह किसी भी आदमी को आसानी से समझ में आएगा। लेकिन कानून क्योंकि संक्षिप्तता के साथ अभिलिखित किया जाता है, इसलिए वो दुरूह हो जाता है, कठिन हो जाता है। उसे बहुत बड़ा करके नहीं लिख सकते हम। आप देख रहे हैं 3 दिन से घंटे घंटे भर हम बोल रहे हैं, लगभग 3-3.5 घंटे हम बोल चुके हैं एक ही सेक्शन पर, ठीक है। और तब हम आपके दिमाग में कुछ उसकी इमेज बना पाने में सफल हुए हैं, ठीक है। तो सवाल यह है कि कानून इतने लंबे तरीके से तो नहीं लिखा जा सकता। अब उसके लिए ब्रेविटी, उसका संक्षिप्तीकरण जब किया जाता है तो दुर्होता आएगी, आती है, और इसीलिए निर्वचन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसे समझने की जरूरत पड़ती है। वरना कानून से ज्यादा युक्ति संगत कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा युक्ति संगत कुछ होता ही नहीं। और आपको ये युक्ति संगतता बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि अरे भाई ये कह रहे हैं ये दोषी हैं,
अन्वेषण में भी इन्होंने ये कहा, और विचारण में जब आए तो इनके खिलाफ एविडेंस देने के लिए हम इन्हीं के पूर्व कथन बताएं कि इनने उस समय भी कहा था दोषी हैं, ये अब भी कह रहे हैं, इसलिए ये दोषी हैं ही। ये यार कौन सी बात हुई? ये तो कह ही रही हैं, ये तो हैं इनके खिलाफ, लेकिन ये इनके खिलाफ हैं और फिर भी इनके कथन में कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे इनकी निर्दोषिता प्रमाणित होती। ये महत्व की बात है, महत्व की बात है। वो साक्षी जिसे अभियोजन ने प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। अब दो ही बातें हो सकती हैं, अभियोजन ने प्रस्तुत जरूर किया, लेकिन वो अदालत में जो कुछ कह रहा है वो सच हो सकता है या झूठ, ठीक है। यदि वो अन्वेषण में किए गए कथन के अनुरूप है, ठीक है ना, तो फिर अन्वेषण में किए गए कथन उसके विपरीत ये कथन किस प्रकार है, इसे दर्शित करने का बचाव पक्ष को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि फिर एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है कि अन्वेषण में इन्होंने इसके विरोध में कथन किए और फिर भी आज उन्हीं कथनों से इनके इस कथन का खंडन हो रहा है, लेकिन समर्थन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। समर्थन तो स्वतंत्र साक्ष्य से लाइए, आप स्वतंत्र साक्षी लाइए, अन्य कथनों से साबित करिए, ठीक है। तो समर्थन के लिए नहीं, खंडन के लिए इसका उपयोग होगा। यह तर्क के अनुकूल भी है और ऐसा ही किया जाएगा। ये 162 या 181, 163 कहता कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना, और इस कथन का, इस सेक्शन का बहुत उपयोग इसलिए नहीं है क्योंकि सेक्शन 24 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, एविडेंस एक्ट में, और वो लगभग यही बात कहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां रखा जाना इसको जरूरी है क्योंकि साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आएगा और यहां अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण चला रहा है इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से कि विचारण संबंधित व्यक्ति का किया भी जाए या न किया जाए, इसके लिए। लेकिन 163 इसका उपयोग वहां बहुत हो जाता है, जैसे एनडीपीएस है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोथेरेपिक सब्सटेंस एक्ट, या ऐसी ही अन्य विधियां हैं जिनके अंतर्गत पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की ताकतें नहीं दी गई, ठीक है ना। वहां इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, करने की ताकत, या यूं कहें कि जिन विधियों के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन करने की ताकतें पुलिस अधिकारियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को भी दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, जब अन्य व्यक्तियों को अन्वेषण करने की ताकतें दी गई हैं और उन्होंने अन्वेषण किया तो पुलिस अधिकारी तो है नहीं भाई, पुलिस अधिकारी तो है नहीं। पुलिस अधिकारी के अन्वेषण करने की शक्तियां उन्हें मिल गई। अब उनके विरुद्ध वे ये कहते हैं कि अभियुक्त ने मेरे समक्ष कन्फेशन किया, तो धारा 25 वहां तो उपलब्ध नहीं है भाई, वहां तो धारा 25 उपलब्ध नहीं। धारा 25 एविडेंस एक्ट क्या कहती है? पुलिस के समक्ष किया गया अन्वेषण यह साक्ष्य में ग्राह्य है। अन्वेषण की शक्तियां उन्हें हैं और वे पुलिस अधिकारी नहीं हैं। अब उनके समक्ष अगर कन्फेशन आ गया तो वो तो ग्राह्य हो जाएगा भाई, वो तो ग्राह्य हो जाएगा क्योंकि पुलिस अधिकारी वे हैं नहीं। अब उस दशा में 163 या आपका 182 ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये अन्वेषण के दौरान अन्वेषणकर्ता पर यह कर्तव्य रखती है कि वो वैसा कोई काम नहीं करेंगे जैसा धारा 24 में मना किया गया है। तब यह इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर कन्फेशन किया है तो वो स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है ना, उन प्रभावों से मुक्त होना चाहिए जो धारा 24 एविडेंस एक्ट, अब तो धारा 24 नहीं है, अब तो कम हो गई होगी धारा, उसमें बताया गया है। उन प्रभावों से उसको मुक्त होना चाहिए और फिर उन प्रभावों से मुक्त रखने की जो विधिक बाध्यता है वो कहां से पैदा होगी? वो 181 से ही पैदा होगी, अन्यथा इसका कोई बहुत
यूज नहीं है, लेकिन फिर भी कल इस पर चर्चा करेंगे। 163 और 164 पर बात करेंगे, देखेंगे।